हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ा, जो कि देखा कि विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। ऐसे ही कार्यपालिका का कार्य क्या है, कानूनों को लागू करना। इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि क्लास 11 की राजनीति विज्ञान की चैप्टर 7 7वां पार्ट है, जो कि है संघवाद यानी फेडरलिज्म। यानी एक संघवाद हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी संघवाद को हम देखा जाए तो अर्थ क्या मान सकते हैं कि संघवाद है वो होता क्या है। तो हम देखें कि संघवाद का अभिप्राय ये है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के राज्यों को हम कहते हैं संघवाद। यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जब एक संघ का निर्माण करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, तो हम उसे कहते हैं संघवाद। क्योंकि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे भारत में एक केंद्र सरकार और बाकी देखते हैं कि 29 है हमारे राज्य हमें देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं संघवाद। अगर हम संघवाद का अर्थ देखें तो संघवाद है वो संगठित रहने का विचार है। यानी एक तरह से एक समूह बना के रहना, एक समूह बनाना, तो हम उसे कहते हैं संघवाद। अगर हम संघवाद के बारे में जाने कि संघवाद है क्या, तो संघवाद है वो एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्था यानी दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती है, जो कि एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। जिसमें हम देखते हैं कि एक केंद्रीय स्तर पर हम देखिए तो केंद्रीय स्तर पर एक केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर एक होता है राज्य सरकार। अगर हम बात करें संघीय सरकार की, अगर संघीय व्यवस्था की, तो हम संघीय व्यवस्था में देखते हैं अभिप्राय ये है कि जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश के लिए कानून व्यवस्था बनाती है, उसका नीति निर्माण करती है और जिसके जिम्मे है वो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। जबकि राज्य सरकारें होती है वो अपने जो भी राज्य विशेष यानी सीमा क्षेत्र के अंदर जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है वो ज़रूरी होते हैं, वो उनके महत्व को लेकर, विषय को लेकर कानून बनाती है। अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो भारत में संघ सूची के विषयों पर जो कानून है वो केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, जैसे रक्षा, सुरक्षा, विदेश, वित्त। तो ये इस पे इन सभी मैटर्स पे विषयों पर कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है, जबकि राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे कानून है वो राज्य सरकारें बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर पुलिस की व्यवस्था की जाए, लॉ एंड ऑर्डर, तो सारे विषय पे जो कानून व्यवस्था है, कानून है, वो राज्य सरकारें बनाती हैं। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघवाद यानी भारतीय संविधान में हमें संघवाद कैसे देखने को मिलता है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो हम उसमें देखने को मिलता है कि जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल 1 है वो कहता है कि जो भारत है वो एक राज्यों का संघ होगा। भारत संविधान के जो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है, जिसमें भारत में जो संघवाद अपनाया गया है उसका जो आधार है वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकर्ताओं के द्वारा लिए गए फैसलों का परिणाम है। यानी जो संविधान निर्माता थे, जो आंदोलनकर्ता थे, उनका मानना था कि जब हमारा देश, जब भारत आज़ाद होगा तो यहाँ पे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए शक्तियाँ हैं वो बांटी गई, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनको महत्व देते हुए इनके बीच विभाजन किया गया। अगर हम बात करें जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो केंद्र राज्य सरकार यानी इन सभी विषयों को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि संविधान में अलग अलग इन विषयों को संविधान में बांटा गया है, जो कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण विषय है, जो कि हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी हमें संविधान में संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है, जो कि हम देखते हैं कि जो हमारा भारत देश है हम उसमें देखते हैं कि एक सशक्त केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकारें, जो कि 29 राज्य सरकारें तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो अपने अपने प्रांतों में अपने अपने विषयों पे काम करती है। यानी ये जो 7 केंद्र शासित प्रांतों में से दिल्ली को है वो राष्ट्रीय राजधानी यानी भारत की राजधानी बनाया गया है। आगे हम देखते हैं कि जो वेस्ट इंडीज़, नाइजीरिया, अमेरिका एंड जर्मनी जैसे देशों में भी संघवाद प्रणाली है, परंतु ये भारतीय संघवाद से है वो भिन्न है। अगर हम बात देखें कि भारतीय संघवाद की विशेषताएं क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, तो हम देखते हैं कि भारत में 3 स्तर पे यानी 3 तरह की सरकारें चलती हैं, जो कि केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार, राज्यों पे राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पे हम देखते हैं कि स्थानीय शासन पे हमें देखने को मिलता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, NDMC, जो भी ये सारे क्षेत्र हैं इन पे शासन है वो स्थानीय स्तर पे सरकारें चलाती हैं।
अगर हम भारतीय संघवाद की विशेषताएं देखें तो हम देखते हैं कि एक लिखित संविधान हमें देखने को मिलता है, जो कि इन सभी विषय को इसमें लिखा गया है और ये विषय को बताता है। आगे हम देखते हैं कि जो शक्तियों का विभाजन है, जो कि हम देखते हैं कि संघ सूची में 97 विषय 97, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट, समवर्ती सूची में 47 और अवशिष्ट शक्तियों में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इन शक्तियों के विभाजन की बात करें, अगर हम इन सब्जेक्ट्स की बात करें विषयों की, तो हम देखते हैं कि जो संघ सूची में है 97 विषय है, 97 विषय है, जो कि इस पे जो कानून निर्माण प्रक्रिया है वो केवल केंद्र सरकार यानी केंद्र में जो भी सरकारें हैं वही केवल इन विषयों पर कानून बना सकती है। फॉर एग्जांपल रक्षा, रेलवे, विदेश मैटर्स को लेके। ऐसे अगर हम राज्य सूची की बात करें तो हम इसमें देखते हैं कि टोटल 66 विषय है, जो कि पुलिस व्यवस्था को लेके इस पे राज्य सरकार है कानून बना सकती है। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें 47 विषय हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि जो समवर्ती सूची होती है इन पे जो कानून निर्माण प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हैं, इस पे कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है, दोनों कानून बनाती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कोई मतभेद होता है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का जो निर्णय है वो इसमें मूल्यवान यानी अधिक होता है, यानी केंद्र सरकार उस पर है, उन पे विषयों पे बना सकती है। आगे हम देखते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि जब संविधान बनाया गया तो उस समय ऐसे विषय हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन आगे जाके अगर कोई ऐसा टॉपिक हमें ऐसा अगर कोई विषय मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर हम साइबर सुरक्षा की बात करें तो ये आगे विषय जाके इन विषयों को अवशिष्ट शक्तियों में डाला गया, अवशिष्ट विषयों में डाला गया, जो कि इस पे केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। आगे हम देखते हैं कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है और न्यायपालिका का गठन किस प्रकार होता है देश की न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय ये है कि संविधान है वो एक तरह से पूरे देश के लिए, भारत के लिए सर्वोच्च है। जो भी संविधान में बातें निहित हैं उसके अनुसार सभी कार्य हैं वो प्रत्येक जो संस्था है उसके हिसाब से करती है संविधान के अनुसार। आगे हम विषय को देखते हैं। जो संघ सूची है, संघ सूची हो है वो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इनमें लगभग 99 विषय है। अगर इसमें देखा जाए वो कौन कौन से विषय जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो हम देखते हैं कि रक्षा, विदेश मामले, रेल, बंदरगाह, बैंक और खनिज आदि मामलों पर जो केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो हम इनमें देखते हैं कि क्षेत्रीय महत्व के विषय, जो कि इसमें 66 विषय हैं, जैसे पुलिस, न्याय, स्थानीय शासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पे जो स्थानीय जो राज्य सरकारें हैं इन पे कानून है वो बनाती हैं। समवर्ती सूची की अगर बात करें तो इसमें लगभग 47 to 52 विषय हैं, जैसे फौजदारी, विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा। इन सभी मामलों पे जो कानून निर्माण है ये समवर्ती सूची पे दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं वो दोनों मिलकर इस पे कानून बनाती हैं। अगर हम बात करें, हमने देखा कि इतने सारे विषय हैं, ये जो विषय हैं ये समय समय पे है बदलते रहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि संसद है, अगर संसद है, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि जो राज्य सरकार के या समवर्ती सूची के जो विषय हैं ये ज़्यादा जरूरी है केंद्र सरकार के लिए कानून निर्माण बनाने के लिए, तो वो उनको संसद द्वारा इनसे विधेयक पारित करके इनसे ले सकता है या प्रस्ताव पारित करके। आगे हम देखते हैं कि शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन का ये अभिप्राय है कि एक तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी शक्तियों का किस प्रकार से विभाजन हो। यानी भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारों की बात की गई थी, जो कि हम देखते हैं संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार, और दूसरा प्रांतीय स्तर पर हमें राज्य सरकार देखने को मिलता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 यानी 245 से 255 में हमें संघ तथा राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियों के वितरण का हमें देखने को मिलता है। इसमें संघीय है यानी केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के, तो स्थानीय जो सरकार है राज्य सरकार के पास प्रांतीय महत्व के विषय पे कानून बनाने यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया में इन्हें दिया गया है, अधिकार दिए गए हैं, शक्तियाँ हैं। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट की जो भारतीय संविधान के जो संघात्मक लक्षण हैं वो क्या क्या है, हमें किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। यानी
हम देखते हैं कि पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुप्रीम है, वो सर्वोच्च है। कोई भी शक्ति है वो संविधान से ऊपर नहीं है, सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। कहने का अभिप्राय है कि संविधान है सर्वोच्च है, और उसी हिसाब से जो भारतीय शासन प्रणाली है, व्यवस्था है, वो संविधान के अनुसार ही चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से कोई भी उच्च नहीं है। दूसरा है कि शक्तियों का विभाजन, यानी भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो कि हमने 3 सूचियाँ पढ़ी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत है, बांटा गया है। यानी ये सरकारें हैं किन किन विषय पे कानून बना सकती है अपने देश, अपने राज्य में और देश में शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। आगे हम देखते हैं तीसरा जो लक्षण है वह है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, ताकि एक सरकार है वो तानाशाह ना हो सके तथा सभी नागरिकों को एक निष्पक्ष है वो न्याय दिलवाती है। कौन? हमारी एक स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा हम देखते हैं कि संशोधन प्रणाली, यानी एक संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है, यानी केंद्र सरकार है जब भी उसे लगे कि हाँ कुछ विषय है जो कि इस पे कानून बनाने चाहिए, तो वो उन पे संशोधन करके ये कानून का निर्माण है वो कर सकता है। जो शक्तियाँ हैं उनका, वो जो शक्तियाँ है राज्य सूची का, वो अपने विषय में ले सकता है। आगे हम देखते हैं कि संस्थाओं में, भारतीय शासन प्रशासन में 3 तरह की सरकारों की बात की गई है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। शुरुआती समय में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार से अभिप्राय क्या है? स्थानीय सरकार जो कि आगे जाके पंचायती राज अधिनियम, जो कि हमें आगे जाके हमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा हमें देखने को मिलता है, जिसमें स्थानीय शासन में ग्राम पंचायतों में किस प्रकार से शासन हो और शहरी जो निकाय हैं वहाँ पे किस प्रकार से शासन हो, हमें देखने को मिलता है। यानी आधुनिक समय में हम देखें तो जो सरकारें का जो स्तर हैं वो 3 तरह की होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। आगे हम देखें कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण क्या है। यानी भारतीय संविधान में हम देखें तो हमने पढ़ा कि जो हमारी भारतीय शासन व्यवस्था है वो एक तरह से संघात्मक है। संघात्मक यानी देखें कि फेडरल है, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि हमने देखा कि दोनों तरह से हमारे यहाँ हमें देखने को मिलता है। यानी जो हमारा शासन हम देखते हैं वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो भारतीय शासन व्यवस्था है वो एक तरह से अर्धसंघात्मक का अभिप्राय ये है कि ना ही एकात्मकता का बोध है, ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक होगा। तो हमने पढ़ा ऊपर संघात्मकता के क्या विशेषताएं हैं, ऐसे हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण क्या है, यानी किस प्रकार से ये फेडरल से एक यूनिटरी के रूप में ये देश को ले जाती है। हम इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता से अभिप्राय ये है कि पूरे देश में जो भी नागरिक है, चाहे किसी भी स्टेट का नागरिक हो, फॉर एग्जांपल इतने सारे स्टेट भारत में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, यानी महाराष्ट्र का कोई नागरिक है, कोई बिहार का नागरिक है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई झारखंड का, तो उसके लिए पूरे देश में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। यानी पूरे देश में वो केवल एक ही नागरिक माना जाएगा, वो पूरे देश का नागरिक माना जाएगा, ना कि किसी स्टेट का। ऐसे अगर हम बात करें तो शक्ति विभाजन में संघीय यानी केंद्रीय पक्ष अन्य से अधिक ताकतवर है। यानी अगर हम पावर्स की बात करें, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमने ऊपर देखा कि जो केंद्र सरकार है, यानी जो केंद्र सरकार है उसमें जो विषय है जो हमने पढ़ा संघ सूची, उसमें हमने देखा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विषय हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार है वो किसे दिया गया है, उसे केंद्र सरकार को दिया गया है, जो कि राज्यों से एक तरह से शक्तिशाली मानी जाती है। आगे हम देखते हैं कि संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, यानी संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। यानी भारत के संदर्भ में हम देखें तो यहाँ पे राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं होता, क्योंकि जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें दोनों को ही शामिल किया गया है। यानी संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है। अगर हम कंपेयर करें संविधान की, तो हम देखते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका में संघ और राज्यों के लिए 2 संविधान निर्माण किया गया है। यानी वहाँ पे देखा जाए तो एक केंद्र सरकार का अपना संविधान और जो वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं उनका अपना संविधान होता है।
ऐसे हम आगे देखते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था से है कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, यानी एक ही न्यायपालिका है, वो एक तरह से सर्वोच्च है। जो कि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं न्यायपालिका की, अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक तरह से बांटा गया है। ऐसे हम आगे देखते हैं कि आपातकाल में एकात्मक शासन, यानी कहने का अभिप्राय है कि कोई भी ऐसे देश में सिचुएशन क्रिएट होती है, या युद्ध की स्थिति हो जाए, या आंतरिक स्थितियाँ खराब हो जाए, तो उस स्थिति में संविधान में आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था भी की गई है, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कि हम देखेंगे कि राष्ट्रपति इनकी घोषणा करता है किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे, जो कि इसमें हम आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो कि अगर हम अनुच्छेद 352 की बात करें तो हम देखते हैं कि पूरे देश में एक तरह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है कि पूरे देश में एक इमरजेंसी लगेगी। जो कि हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगी थी, वो आपने पढ़ा होगा कि इंदिरा गांधी के समय में जो आपातकाल लगा था वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था। ऐसे हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन है, हम राष्ट्रपति शासन देखते हैं कि जो कि हर स्टेट में, ये पूरे देश में ना लग के, जो कि एक इंडिविजुअल एक स्टेट में, फॉर एग्जांपल यूपी में, अगर बिहार में, अगर कहीं भी अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये क्यों लगाया जाता है? ये लगाया जाता है वहाँ की जो स्थिति है, उस स्टेट की जो आंतरिक व्यवस्था है वो या तो सही नहीं है, या तो वहाँ पे कोई सरकार नहीं है वहाँ पे बहुमत के लिए, या हो सकता है कि वहाँ की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो। तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सबमिट करके, यानी रिकमेंडेशन दे के, राष्ट्रपति है वो आपातकाल है वो लगा सकता है, स्टेट में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है स्टेट के लिए। अगर हम बात करें जो तीसरी जो हमारी व्यवस्था है आपातकाल की, तो हम देखते हैं कि वो वित्तीय आपातकाल, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल जो कि पूरे देश के लिए लगाया जाता है, जो कि अभी तक हम देखें तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक है, ये एक भी बार वित्तीय आपातकाल है ये देश में नहीं लगाया गया है। आगे हम देखते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जो कि एक तरह से एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, जहाँ राज्य है वहाँ पे राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और वैसे ही जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे उपराज्यपाल की यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की वहाँ पे नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो कि ये एक तरह से एकात्मक शासन यानी केंद्रीय शक्तिशाली को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे हम आगे देखते हैं कि इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था, यानी एक तरह से हम प्रशासन व्यवस्था देखें तो हम देखते हैं कि अखिल भारतीय की जो सेवाएं हैं, ऑल इंडिया जो सर्विस होती है, IAS, IPS, IFS, तो हमें देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार है वो किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से केंद्र सरकार को सशक्त करती है, और स्टेट गवर्नमेंट का प्रशासन है वो देखती है, कंट्रोल करती है। आगे हम देखते हैं कि संविधान संशोधन में जो संघीय सरकार का महत्व है वो हमें देखने को मिलता है कि संविधान संशोधन में केंद्र सरकार है वो किस प्रकार से संविधान संशोधन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हमारा किया गया था 1976 में, हमें उसमें देखते हैं कि इसे एक मिनी संविधान भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भारतीय जो प्रस्तावना है इसमें धर्मनिरपेक्ष, ये सारी जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सारी बातें हैं एक तरह से संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। हमने जो भी ये सब पॉइंट्स पढ़ा तो ये भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण को दर्शाती है। आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों। कहने का अभिप्राय ये है कि भारत में एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है। तो इसके कारण है कि भारत है एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेका एक विविधताओं से और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से भरा हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भारत देश है यहाँ पे एक तरह से विविधताओं से, यानी यहाँ पे मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज, विभिन्न तरह के रिलीजन हमें देखने को मिलता है, जो कि हम देखते हैं। और भारत की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को हम इसे देखते हैं।
जो कि इसके लिए एक सशक्त केंद्र सरकार की हमें आवश्यकता महसूस होती है। आगे हम देखते हैं कि जो संविधान निर्माता थे वो शक्तिशाली केंद्र सरकार के माध्यम से उन विविधताओं तथा समस्याओं का है वो निपटारा चाहते थे। यानी जो भारत में जो भी मल्टीकल्चरलिज्म है, विविधता है, डाइवर्सिटी है, उनकी समस्याओं का निपटारा चाहते थे, जो कि हम देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इन सभी विविधताओं को पूर्ण करने के लिए, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ण करने के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग हम स्टेट के रूप हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत देखने को मिलता है, जो कि आंध्र प्रदेश हम देखते हैं भाषा के आधार पर जो कि तेलुगु, ऐसे हम देखते हैं कर्नाटक जो कि कन्नड़, ऐसे महाराष्ट्र में मराठी, केरल में हम देखते हैं मलयालम, ऐसे हम तमिलनाडु में देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। ऐसे हम देखते हैं तमिलनाडु में है वो तमिल भाषा बोली जाती है। तो कहने का अभिप्राय है कि भारत में जो इतनी सारी विविधताएं हैं, राज्य की और जनता की आकांक्षाओं को पूरी करना और एक तरह से एक केंद्रीय सशक्त सरकार की आवश्यकता महसूस की गई, जो कि इन सब पावर्स को दिया जाता है किसे, केंद्र सरकार को, ताकि जो भी भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो विविधता है, उनको वो ठीक प्रकार से कर सके। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे स्टेट हैं जो कि एक सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल की तो हम देखते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब में खालिस्तान की मांग, ऐसे जो पश्चिमी यूपी के हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो केंद्र सरकार को इसीलिए मजबूत रखा गया ताकि जो भी आने वाले भविष्य में जो भी विषय हैं उनको सही तरह से केंद्र सरकार है उन विषयों से निपट सके। आगे हम देखते हैं कि जो देश की आज़ादी है, जो कि हम 1947 में भारत आज़ाद हुआ के समय 500 से भी अधिक देशी रियायतें थी, जो कि रजवाड़े थे, उन सभी को शक्तिशाली केंद्र सरकार के द्वारा ही भारतीय संघ में शामिल किया गया। यानी कहने का अभिप्राय है कि एक सशक्त केंद्र सरकार की आवश्यकता क्यों महसूस हुई या क्यों जरूरी है, ताकि जो भी छोटे छोटे राज्य हैं उनको एक तरह से एक संघ के रूप में हमेशा मिलाए रखा जा सके, उनको हमेशा एक साथ लेके आगे चला जा सके, ताकि आगे जाके राज्य है वो सेपरेट कंट्री की मांग ना करें। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट की जो भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव क्यों है। हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि जो संघीय हमारे यहाँ जो भारतीय संघीय व्यवस्था है हमें देखने को मिलता है कि एक तरह से इतना केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है, वहीं राज्य को उतने कम पावरफुल बनाता है। तो इन संघ और केंद्र राज्य बीच में क्या तनाव है, क्या समस्याएं हैं जो कि हमें देखने को मिलता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो राज्य हैं वो स्वायत्तता की मांग करती हैं, ऑटोनॉमस की मांग करती है, कि समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों में राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है, जो कि हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट है वो एक तरह से स्वायत्तता की मांग करती है, ऑटोनॉमी की मांग करती है, ऑटोनॉमस की मांग करती है। आगे हम देखते हैं कि वित्तीय स्वायत्तता, यानी समय समय पर हर स्टेट गवर्नमेंट है वो वित्तीय स्वायत्तता की मांग करती है कि राज्य के आय के अधिक साधन होने चाहिए, यानी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए तथा संसाधनों पर राज्य का है वो नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे अगर हम प्रशासनिक स्वायत्तता की बात करें तो हम देखते हैं कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए, यानी राज्यों को अधिक महत्व दिया जाए और शक्तियाँ दी जाए। ऐसे हम देखते हैं कि सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि भारत में इतनी विविधता है तो यहाँ पे अलग अलग जो सांस्कृतिक है, जो लैंग्वेज इशूज़ हैं, उन जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोध में, पंजाब में पंजाबी और संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी स्टेट में एक तरह से जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज हैं, उन जो वहाँ के जो रीजनल लोग होते हैं वो बाहरी जो लैंग्वेज होती है उनका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लैंग्वेज, अपनी संस्कृति, अपने लैंग्वेज को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे आगे हम देखते हैं स्टूडेंट कि राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन, जो कि हमने ऊपर पहले पढ़ा कि इसमें हर राष्ट्रपति है वो नियुक्त करता है, हर स्टेट में एक राज्यपाल नियुक्त करता है जो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ऐसे हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। राष्ट्रपति शासन हमने ऊपर पहले पढ़ा कि राष्ट्रपति होता है कि किसी स्टेट में आंतरिक अगर व्यवस्था अगर खराब है, अगर संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रही, तो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट में। आगे हम देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सरकारों की सहमति के बिना राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
ऐसे हम देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अनुच्छेद 356 का है वो अनुचित प्रयोग किया जाता है, जो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अगर हम बात करें नए राज्यों की मांग, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि अभी भी काफ़ी स्टेट में एक सेपरेशन, जो लोग हैं वो सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं, जो कि ये भारतीय संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव बना हुआ है। आगे हम देखते हैं कि अंतर्राज्यीय विवाद का अभिप्राय ये है कि दो स्टेट हैं या दो से अधिक स्टेट हैं, उनके आपसी जो विवाद है, आपसी मतभेद है, उन विवादों को हम देखते हैं। जो कि हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों का आपसी जो विवाद होता है, ये अंतर्राज्यीय विवाद कहलाता है। जो कि ये विवाद है वो राज्य की सीमा को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में टकराव हमें देखने को मिलता है। ऐसे हम नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद है वो देखते हैं, जैसे कर्नाटक एंड तमिलनाडु कावेरी जल विवाद में फंसे हुए हैं। यानी ये दो स्टेट कर्नाटक और तमिलनाडु हैं, वो नदी जल विवाद को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं, आपस में फंसे हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि विशिष्ट प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविज़न क्या क्या है, जो कि हमने पढ़ा कि भारतीय संघवाद को सशक्त करने के लिए क्या विशेष प्रोविज़न है वो संविधान में रखे गए। तो हम देखते हैं कि जो भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वो कैसे देखा जाए तो ट्राइबल्स एरिया है, जो कि उन्हें एक स्वायत्ता की मांग, उनकी जो स्वायत्ता है उन स्टेटों को देता है। जो कि हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य तथा जम्मू कश्मीर, अगर हम अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसके द्वारा वहाँ का शासन है वो कंट्रोल और नियंत्रित होता था, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। फॉर एग्जांपल एक अलग संविधान, यानी जम्मू कश्मीर का हम देखते हैं तो एक अलग संविधान, अलग ध्वज, भारतीय संसद है वो राज्य सरकार की सहमति के बिना आपातकाल है वो लागू नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम इसमें देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 था उसे एक विधेयक द्वारा अभी वर्तमान में से हटा दिया गया है। यानी अब जम्मू कश्मीर को एक राज्य, एक दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जो कि जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। आगे हम देखते हैं कि जो संविधान के अनुच्छेद है, जो कि स्पेशल प्रोविज़न है 371 से 371 तक, जो भी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, यानी संविधान के अनुच्छेद जो 371 से 371 तक जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं तथा जितने भी पर्वतीय क्षेत्र तथा जो भी तटीय क्षेत्र हैं भारत के, इनको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है इनकी स्थिति को देखते हुए। आगे हम देखते हैं कि जो संविधान में इन संघवाद को बनाए रखने के लिए हम देखते हैं कि अनेकों संविधान द्वारा अनेकों प्रावधान किए गए हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर संविधान संशोधन द्वारा है अनेकों प्रावधान किए गए हैं, जो कि हमने देखने को मिलता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में एक अलग टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।